Hello student, how are you all? Welcome to my YouTube channel NCERT Learning। तो चलिए हम आज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 3 स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने पढ़ा था साइटोप्लाज्म के बारे में, जिसमें हमें बताया गया था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के बारे में। हमने न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ा और सेल वॉल के बारे में भी पढ़ा। आज हम पढ़ेंगे सेल ऑर्गेनिजम्स के बारे में, लेकिन इससे पहले हम कुछ पॉइंट्स पे बातें करेंगे। तो देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ है। यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दी हुई है, एक बार हम पीछे से रिवीजन कर लेते हैं। हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म के बारे में पढ़ा, उससे पहले हमने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा और सेल वॉल के बारे में एक क्विक रिवीजन हम करते हैं। तो यहाँ पे सेल वॉल, यहाँ पे लिखा गया है सेल वॉल के बारे में। तो सेल वॉल किस टाइप के सेल्स में प्रेजेंट होता है? सेल वॉल प्लांट सेल में प्रेजेंट होता है और कुछ बैक्टीरियल सेल में प्रेजेंट होता है, कुछ फंगी में भी प्रेजेंट होता है, कुछ एल्गी में भी प्रेजेंट होता है, लेकिन एनिमल सेल में कोई भी सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होता। न्यूक्लियस क्या होता है? न्यूक्लियस डबल लेयर के मेम्ब्रेन वाला एक ऑर्गेनेल्स है जो कहाँ प्रेजेंट है? सेल्स के बॉडी में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस एक सेल ऑर्गेनेल्स है जो सेल की बॉडी में प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है क्रोमोसोम्स, और क्रोमोसोम्स के अंदर होता है जेनेटिक मटेरियल। किस फॉर्म में? डीएनए के फॉर्म में, और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डाईऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। इसका काम क्या होता है? ये वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर को इनहेरिट करने का काम करता है। तो हमने आपको बताया था कि 2 टाइप्स के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। किसके आधार पे? सेल्स के आधार पे। सेल के स्ट्रक्चर के आधार पे 2 टाइप के सेल्स होते हैं, या तो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल्स में जो मेम्ब्रेन लेयर ऑर्गेनेल्स होते हैं वो फॉर्म नहीं हुआ होता। प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन लेयर ऑर्गेनेल्स फॉर्म नहीं होता, वेल डेवलप नहीं होता। न्यूक्लियस के लेयर्स भी, न्यूक्लियस की जो कवरिंग मेम्ब्रेन होती है वो प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डेवलप नहीं होती, इसीलिए उसको प्रोकैरियोटिक सेल कहा जाता है। और यूकैरियोटिक सेल्स में सेल की सभी ऑर्गेनेल्स वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या होता है? साइटोप्लाज्म को प्रोटोप्लाज्म भी कहा जाता है, जो लिक्विड मटेरियल से, जो पूरे सेल में लिक्विड्स होता है, और इसी लिक्विड में क्या होते हैं? सेल के सारे ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा गया था, यहाँ पे द significance of membrane can be illustrated with the example of viruses. Viruses lack any membranes and hence do not show characteristics of life until they enter living body and use the cell machinery to multiply. ये तो बात हुई वायरस की बात, लेकिन यहाँ पे एक और पॉइंट यहाँ पे है, सेल ऑर्गेनेल्स enclosed by membrane in prokaryotic cells। once again कहा गया वो पॉइंट्स मिल गया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा गया है द साइटोप्लाज्म इज द फ्लूइड कंटेन इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट ऑल्सो कंटेन many specialized cell organelles. Each of these organelles perform a specific function for the cell. तो जो साइटोप्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर है। ये एक लिक्विड्स है जो सभी टाइप के सेल ऑर्गेनेल्स को कंटेन करता है, अपने अंदर रखता है, और सबके स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करने में हेल्प करता है। तो यहाँ पे एक वायरस के बारे में बातें बताई गई है। ये वायरस क्या होता है? वायरस लिविंग नहीं होता, लेकिन हम वायरस को नॉन लिविंग भी नहीं कह सकते। वायरस लेक्स
एनी मेम्ब्रेन्स, वायरस में किसी भी ऑर्गेनेल्स के पास, वायरस के सेल में किसी भी ऑर्गेनेल्स के पास कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए वो लाइफ को शो नहीं करता। नॉट सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ, बट लेकिन यहाँ पे अगर वायरस किसी लिविंग बॉडी में एंटर कर जाए तो वायरस क्या करती है, मल्टीप्लाई होना शुरू होती है, अपनी संख्या बढ़ाना शुरू होती है और उस ऑर्गेनिजम्स की बॉडी को पूरी तरह से इन्फेक्ट कर देती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। उससे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है, जिस बॉक्स में हमें कुछ प्रोकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलेंगे और कुछ यूकैरियोटिक के कैरेक्टरिस्टिक्स दिखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देखिए प्रोकैरियोटिक सेल का साइज़ कितना होता है, 1 to 2 माइक्रोमीटर, 1 to 10 माइक्रोमीटर। साइज जनरली स्मॉल, 1 to 10 माइक्रोमीटर। म्यू एम, इसको बोलते हैं म्यू एम। तो म्यू एम माइक्रोमीटर, ध्यान रखिएगा इस बात को। तो प्रोकैरियोटिक का सेल का साइज बहुत ही स्मॉल होता है और जनरली इसका साइज होता है 1 to 10 माइक्रोमीटर। एंड 1 माइक्रोमीटर में कितना मीटर होता है, 10⁻⁻⁶ मीटर। और यहाँ पे नंबर 2 वाले पॉइंट में हमें खुद से भरना है। तो यहाँ पे हम क्या भरेंगे, यहाँ पे होगा न्यूक्लियर रीजन के बाद होगा नॉट वेल डिफाइंड एंड नॉट सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड नोन एज न्यूक्लियोइड। तो न्यूक्लियर रीजन में कोई भी वेल डिफाइंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए इसको हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखा गया है, क्रोमोजोम सिंगल। क्रोमोजोम कैसा होता है, सिंगल होता है, मतलब इसके जो क्रोमोजोम्स के स्ट्रैंड्स होते हैं वो अलग अलग सिंगल होते हैं। लेकिन यूकैरियोटिक में क्रोमोजोम्स के जो स्ट्रैंड होते हैं वो मोर देन वन, सिंगल नहीं होता। और 4th नंबर में कहा गया है मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट। प्रोकैरियोटिक सेल में जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स से किसी भी ऑर्गेनेल्स के सेल के ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होता है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यूकैरियोटिक सेल को। यूकैरियोटिक सेल का साइज होता है 5 to 100 माइक्रोमीटर। प्रोकैरियोटिक का साइज था 1 to 10 माइक्रोमीटर एंड 1 माइक्रोमीटर इक्वल टू 10⁻⁻⁶ मीटर। और यूकैरियोटिक सेल का जनरली लार्ज साइज होता है प्रोकैरियोटिक सेल के मुकाबले और इसका साइज होता है 1 to 100 माइक्रोमीटर। इसका न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड होता है एंड सराउंडेड बाय अ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। इसका जो न्यूक्लियर रीजन होता है, न्यूक्लियस का जो क्षेत्र होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है और उसके हर तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सराउंडेड होती है। मोर देन 1 क्रोमोजोम्स, इसके न्यूक्लियस में एक क्रोमोजोम से अधिक क्रोमोजोम्स प्रेजेंट होते हैं। और 4th नंबर पे हम लिख सकते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। इसमें 4th नंबर पे हम लिखेंगे मेम्ब्रेन्स बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स आर प्रेजेंट। ओके, अंडरस्टूड, आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर कोई भी कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन है ना, आप उसमें कमेंट कीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या लिखा गया है। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल्स। यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट है सेल ऑर्गेनेल्स। तो देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है, सेल हैज मेम्ब्रेन अराउंड इट टू कीप। Every cell has membrane around it to keep its own content separate from the external environment। हर एक सेल ऑर्गेनेल्स के पास खुद का मेम्ब्रेन होता है क्योंकि उसे उसकी बाहरी इन्वायरमेंट से सेपरेट करता है। लार्ज एंड कम्प्लेक्स सेल्स इंक्लूड सेल्स फ्रॉम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। चाहे वो कोई भी सेल हो, लार्ज हो या कोई कम्प्लेक्स सेल हो, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी का भी सेल्स की बात की गई है। नीड टू लॉट ऑफ केमिकल एक्टिविटीज सपोर्ट देयर कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स एंड फंक्शंस।
उनके सेल्स, कोई भी सेल हो, चाहे लार्ज सेल हो, कोई बड़ा सेल हो, कोई कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर वाला सेल हो, चाहे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के सेल्स हो, सभी सेल्स को बहुत सारी केमिकल एक्टिविटीज़ को करने की ज़रूरत होती है और जो स्ट्रक्चर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसका फंक्शंस भी काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड होता है। तो keep these activities different kinds, to keep these activities of different kinds separate from each other, these cells use membrane bound little structures or organelles with themselves। तो अलग अलग जो सेल ऑर्गेनल्स होता है सबका तो अलग अलग फंक्शंस होता है, सबके अंदर अलग अलग केमिकल एक्टिविटीज़ होती है, इसीलिए अपनी अपनी एक्टिविटीज़, इट्स मीन अपने अपने केमिकल्स को और अपने अपनी एक्टिविटीज़ को एक दूसरे से सेपरेट, अलग रखने के लिए उन्हें एक लेयर की ज़रूरत होती है जो उसको घेर के रखे। उसी लेयर को हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। तो सेल के हर एक ऑर्गेनेल्स के पास उसका खुद का मेम्ब्रेन होता है जो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से उसको क्या करती है, सेपरेट करती है। दिस इज़ वन ऑफ द फीचर ऑफ द यूकैरियोटिक सेल दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम प्रोकैरियोटिक सेल। ये एक यूकैरियोटिक सेल का फीचर भी है जो उसको प्रोकैरियोटिक सेल से अलग बनाती है। Some of these organelles are visible only with an electron microscope। तो इन ऑर्गेनेल्स में से कुछ ऑर्गेनेल्स को हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ही देख सकते हैं, नॉर्मल माइक्रोस्कोप में उसको हम नहीं देख सकते। वी हैव talked about the nucleus in a previous section। some previous section में न्यूक्लियस के बारे में बात कर चुके हैं। some important example of cell organelles which we will discuss now are endoplasmic reticulum, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम कहते हैं ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को शॉर्ट फॉर्म में ER कहते हैं। और गोल्गी एपरेटस, लाइजोजाइम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स, ये सब क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है। दे are very important because they carry out some very crucial functions in cells। ये सेल ऑर्गेनेल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फंक्शंस को परफॉर्म करता है सेल्स के अंदर। तो अब हम पहला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा पढ़ेंगे, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। सबसे पहला सेल ऑर्गेनेल्स कौन सा इसमें दिया है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स के बारे में। हम न्यूक्लियस के बारे में पहले पढ़ चुके हैं, तो अब हम पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो चलिए देखते हैं ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स का काम क्या होता है। The endoplasmic reticulum ER is a large network of membrane-bound tubes and sheath। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स होता है वो बहुत सारे मेम्ब्रेन्स और ट्यूब का एक नेटवर्क होता है, एक झुंड होता है जिसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन्स और ट्यूब आपस में जुड़े हुए होते हैं। It look like long tubules or round or oblong bags vesicles। ये कैसा दिखता है, ये राउंड ट्यूब्यूल्स जैसा दिखता है जो क्या है, जो बहुत सारे वेसिकल्स से घिरे हुए है। ये बहुत सारे लंबे लंबे ट्यूब जैसे स्ट्रक्चर से जो बहुत सारे वेसिकल्स, ओब्लॉन्ग बैग लाइक वेसिकल्स से घिरे हुए, लंबे लंबे बैग जैसे वेसिकल्स से घिरे हुए हैं। द ER मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ER का जो मेम्ब्रेन होता है उसका स्ट्रक्चर और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बहुत ही ज़्यादा सिमिलर होता है। देयर आर 2 टाइप ऑफ ER। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 टाइप का होता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको RER कहते हैं और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको SER कहते हैं। RER लुक रफ अंडर अ माइक्रोस्कोप बिकॉज इट हैज अ पार्टिकल्स कॉल्ड राइबोसोम्स। इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए, राइबोसोम्स। तो यहाँ पे क्या कहा गया है कि जो RER है वो क्या है, वो हमें रफ दिखता है क्योंकि नाम ही तो रफ है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये हमें थोड़ा रफ दिखता है क्योंकि इसके सरफेस पे कुछ पार्टिकल्स अटैच्ड होते हैं, जिस पार्टिकल्स को कहते हैं राइबोसोम, जिसकी वजह से ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का ये पार्ट हमें रफ दिखता है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द राइबोसोम, जो राइबोसोम प्रेजेंट होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के वॉल्स पे, वो क्या करता है, वो
वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर का काम करता है, मतलब वो प्रोटीन्स को बनाता है। द मैन्युफैक्चर प्रोटीन आर देन सेंट टू द वेरियस प्लेस इन द सेल डिपेंडिंग ऑन नीड यूजिंग द ER। जब ER मतलब ER का पार्ट, आर को RER कहते हैं, जिसमें राइबोसोम प्रेजेंट है, वो राइबोसोम का काम होता है प्रोटीन को बनाना। और जब वो प्रोटीन बना लेता है तो सेल के अलग अलग पार्ट में प्रोटीन को सेंड करता है जहाँ पे प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अब हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। तो SER क्या होता है? The SER help in the manufacture of fat molecules और lipid important for cell functions। SER फैट के मॉलिक्यूल्स को और लिपिड को मैन्युफैक्चर करता है, बनाता है, जो सेल के फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ दिस प्रोटीन एंड लिपिड हेल्प इन बिल्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। इसमें से कुछ प्रोटीन और लिपिड क्या काम करती है? सेल मेम्ब्रेन को बनाने में हेल्प करती है। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन के बनाने के प्रोसेस को कहते हैं मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। मेम्ब्रेन के मैन्युफैक्चर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस। अब आगे देखिए, सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन हैज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स ऑल्दो द ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। तो यहाँ पे क्या कहा गया? सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड फंक्शन एंजाइम्स एंड हार्मोन्स although ER varies greatly in appearance in different cells, it always forms a network system। कुछ प्रोटीन्स और लिपिड जो एंजाइम जैसा और हार्मोन जैसा काम करता है, हार्मोन्स का फंक्शन करता है, और अलग अलग टाइप के सेल्स का जो ER होता है वो अलग अलग टाइप्स का होता है, लेकिन सब में हमेशा ये नेटवर्क सिस्टम ही होता है। आगे देखिए सेल का बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था, जिसके वजह से हमें थोड़ा सा वॉइस प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन अब हम डिस्कस करेंगे एनिमल सेल के स्ट्रक्चर के बारे में। तो चलिए देखते हैं एनिमल सेल के स्ट्रक्चर पे कौन कौन सा ऑर्गेनल्स दिया गया है। यहाँ पे बात की गई है गोल्गी एपेटस के बारे में। गोल्गी एपेटस का डिटेल फंक्शन हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी हम देखते हैं गोल्गी एपेटस का फिगर यहाँ पे दिया है, जो कुछ इस तरह का होता है। यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम है इसको बनाने में, लेकिन मैं थोड़ा सा कोशिश कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह का गोल्गी एपेटस होता है। आगे देखिए, यहाँ पे आपको दिख ही रहा होगा यहाँ पे कैसा दिया गया है। ऐसा ही गोल्गी एपेटस होता है। आप अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको कुछ इस टाइप का ही फिगर दिखेगा। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेल का लेयर, जो सेल के ऊपर जो लेयर होता है वो होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो सेल को उसके आउटर इन्वायरमेंट से, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से सेल को क्या करता है? अलग रखता है, सेपरेट करता है। ये है सेंट्रियोल्स, इसका कुछ अपना फंक्शंस होता है, वो हम नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। यहाँ पे है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो मैं बता चुकी हूँ, जो लिपिड और कुछ एंजाइम्स का फॉर्मेशन करता है। ये है लाइसोजाइम, जिसको हम सुसाइडल बैग भी कहते हैं। ये राइबोसोम, जो प्रोटीन का फॉर्मेशन करता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया, जो पावर हाउस ऑफ सेल कहलाता है, इसमें एनर्जी का डेवलपमेंट होता है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स प्रेजेंट होता है, जो प्रोटीन बनाता है। ये है साइटोप्लाज्म लिक्विड, जो सेल के अंदर ये ब्लू कलर का दिख रहा है, ये सब साइटोप्लाज्म के एरिया है। ये है न्यूक्लियस, जिसके अंदर होता है क्रोमोसोम्स, जो जेनेटिक मटेरियल्स कंटेन करता है। DNA के फॉर्म में, डाईऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड के फॉर्म में, जो वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कैरेक्टरिस्टिक को इनहेरिट करता है। यह है न्यूक्लियर इन्वेलप। न्यूक्लियस के ऊपर के जो लेयर होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसी को न्यूक्लियर इन्वेलप कहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या लिखा गया है। यहाँ पे लिखा गया है, थस वन फंक्शन ऑफ द ER इज टू सर्व एज चैनल्स फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ द मटेरियल स्पेशल प्रोटीन्स बिटवीन वेरियस रीजन्स ऑफ द साइटोप्लाज्म और बिटवीन द साइटोप्लाज्म एंड द न्यूक्लियस। तो ER का एक और फंक्शन होता है जो मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, एक चैनल का फॉर्मेशन करता है, जिससे कि मटेरियल ट्रांसपोर्ट होती है सेल्स के वेरियस
रीजन में, मतलब साइटोप्लाज्म के वेरियस रीजन में, और साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में भी मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ER. The ER also function as a cytoplasmic framework providing a surface. ER एक और काम करता है जिसको बोलते हैं साइटोप्लाज्मिक फ्रेमवर्क. साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है, उसके साइटोप्लाज्म के सरफेस को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़. कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए, फॉर सम बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल के कुछ बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ के लिए ER क्या करता है, साइटोप्लाज्म को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जहाँ पे साइटोप्लाज्म कुछ अपने बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ को कर सकता है. बायोकेमिकल एक्टिविटीज़ मतलब होता है केमिकल रिएक्शन. सेल के बॉडी में बताई हूँ अभी कि सेल के बॉडी में अलग अलग फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस होते हैं. उसी केमिकल रिएक्शन को करने के लिए कुछ जगह प्रोवाइड करता है और कुछ बात नहीं है. यहाँ पे है इन लिवर सेल ऑफ द ग्रुप ऑफ एनिमल्स सेल कॉल्ड वर्टिब्रेट. In the liver cell of the group of animals called vertebrates, SCR play crucial role in detoxifying many poisons and drugs. तो in the liver cell of the group of animals called vertebrate, और SCR कुछ और एक क्रूशियल बहुत ही महत्वपूर्ण काम को परफॉर्म करता है. कौन सा काम है, डिटॉक्सिफाइंग मेनी पॉइजन्स एंड ड्रग्स. पॉइजन और ड्रग्स को बहुत सारा क्या करता है, पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है, बहुत सारे पॉइजन को डिटॉक्सिफाई करता है. अब हम पढ़ेंगे प्लांट सेल के स्ट्रक्चर को. प्लांट सेल के स्ट्रक्चर में एनिमल सेल का स्ट्रक्चर काफ़ी चीज़ें सेम ही होता है, पर इसमें सेल वॉल होता है. एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता. इसमें और भी ऐसी कोई चीज़ पार्ट होती है, क्लोरोप्लास्ट होता है. एनिमल सेल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता. तो देखते हैं क्या लिखा गया है. इसमें रफ एंडोप्लाज्मिक होता है, आपको पता ही है क्या काम करता है, लाइसोसोम, सुसाइडल बैग, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस, गोल्गी एपरेटस, न्यूक्लियर एनवेलप, प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एनिमल सेल में भी था, एडजेसेंट सेल वॉल. इसमें होता है अलग अलग टाइप के सेल वॉल्स जो एनिमल सेल्स में नहीं होता. माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल सेल्स में भी होता है, राइबोसोम भी एनिमल सेल में होता है, और साइटोप्लाज्म भी एनिमल सेल में होता है. सिर्फ क्लोरोप्लास्ट और सेल वॉल और एडजेसेंट सेल वॉल और सेल वॉल ये चीज़ें एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होता है. चलिए हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस के बारे में. गोल्गी एपरेटस क्या होता है. गोल्गी एपरेटस फर्स्ट डिस्क्राइब बाय कैमिलो गोल्गी कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. गोल्गी एपरेटस को सबसे पहले किन्होंने डिस्क्राइब किया था, उस साइंटिस्ट का नाम क्या था, कैमिलो गोल्गी. क्या नाम था, कैमिलो गोल्गी. ठीक है. गोल्गी एपरेटस में क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ अ सिस्टम ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स. इसमें बहुत सारे मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स होते हैं, अरेंज अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल टू ईच अदर इन अ स्टैक कॉल्ड सिस्टर्न्स. गोल्गी एपरेटस में बहुत सारे वेसिकल्स, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स प्रेजेंट होता है जो एक दूसरे के साथ पैरेलली क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, पैरेलल, लाइक ऐसे 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 समथिंग ऐसे ही. यहाँ पे अच्छे से ड्रॉ नहीं किया जा सकता, तो हम आगे देखते हैं. कुछ पैरेलल टाइप का, पैरेलल लाइंस पता है ना, ऐसे पैरेलल लाइंस होती है, तो ये पैरेलल लाइंस टाइप का कनेक्ट होता है. और ये क्या होता है, दिस membranes often have connections with the membrane of ER and therefore constitute another portion of complex cellular membrane system. ये इसका एक पार्ट किसके साथ कनेक्ट होता है, ER से, और अनदर पोर्शन कॉम्प्लेक्स सेलुलर मेम्ब्रेन सिस्टम, अलग अलग सेल्स के मेम्ब्रेन सिस्टम से कनेक्टेड होता है. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड नियर द ER पैकेज. द मटेरियल सिंथेसाइज्ड near the ER is packaged
and dispatched to various target inside and outside cell through the Golgi apparatus। जो भी मटेरियल ER में बनते हैं उसको पैकेज करके वन प्लेस टू अनदर प्लेस इसको ट्रांसपोर्ट करता है इनसाइड एंड आउटसाइड, चाहे वो सेल के इनसाइड हो सेल के आउटसाइड हो, क्या कर टारगेट अपने टारगेट प्लेस पे पहुंचाता है। कौन? गोल्गी apparatus। इस फंक्शन इंक्लूड द स्टोरेज मॉडिफिकेशन एंड पैकेजिंग ऑफ प्रोडक्ट्स इन वेसिकल्स। इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है स्टोर करना, मॉडिफिकेशन करना, पैकेजिंग करना अलग, और इसमें प्रोडक्ट इन वेसिकल्स, वेसिकल्स में ये सारा चीज़ें करना। यहाँ पे इन सम कम्प्लेक्स शुगर में बी मेड फ्रॉम सिंपल शुगर इन द गोल्गी apparatus। कुछ कम्प्लेक्स शुगर होता है सिंपल शुगर in the Golgi apparatus। In the Golgi apparatus is also involved in the formation of liposomes। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ध्यान से देखिए। In Golgi apparatus involve the formation of lysosomes। जो lysosomes होते हैं वो उसका फॉर्मेशन करने का काम कौन करता है? Golgi apparatus ही करता है। ध्यान से इनके फिगर को देखिए, ये है कैमिलो गोल्गी, इन्होंने ही गोल्गी apparatus का डिस्कवर किया था। बॉर्न एट कॉर्नियो नियर बास्का इन 1843 में इन्होंने बॉर्न किया, इन्होंने स्टडी किया। ये सारे पॉइंट आप थोड़ा सा क्या कर लीजिएगा, थोड़ा सा आप लोग अपने से रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ेंगे लाइसोसोम्स के बारे में। लाइसोसोम्स का क्या फंक्शन होता है, क्या स्ट्रक्चर होता है। स्ट्रक्चरली लाइसोसोम्स आर मेम्ब्रेन बाउंडेड सेक्स फिल्ड विद द डाइजेस्टिव एंजाइम। इस सेक्स मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक बैग, ठीक है। ये मेम्ब्रेन बाउंड एक बैग होता है जिसके अंदर क्या होता है? बहुत ही पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम होती है जो किसी भी चीज़ को क्या करती है? डाइजेस्ट कर देती है। और डाइजेस्ट मतलब क्या होता है? ब्रेक डाउन इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स। ओके, दिस एंजाइम्स आर मेड ऑफ RER। और इसमें जो एंजाइम्स होता है वो किसके द्वारा बनता है? RER के द्वारा बनता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के द्वारा बनता है, वही इस एंजाइम्स को बनाता है। लाइसोसोम्स आर अ काइंड ऑफ वॉश डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। लाइसोसोम को सेल का वॉश डिस्पोजल सिस्टम कहा जाता है, यू मीन डस्टबिन। दिस हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेस्टिंग any foreign part materials as well as worn out cell organelles। ये सेल्स के अंदर की जो फॉरेन पार्टिकल्स है, जो पार्टिकल सेल के लिए यूजफुल नहीं है, उसको क्या करता है? अपने अंदर सक कर लेता है और उसको डाइजेस्ट कर देता है इनटू स्मॉल मॉलिक्यूल्स में। आगे देखिए, फॉरेन मटेरियल्स इंटरिंग द सेल सच एज बैक्टीरिया और फूड एज वेल एज ऑल ऑर्गेनल्स इन द लाइसोसोम्स। चाहे फॉरेन मटेरियल्स कुछ भी हो, बैक्टीरिया हो, फूड हो, या फिर कोई पुराना सारा टूटा फूटा ऑर्गेनल्स ही क्यों ना हो जो सही से काम नहीं करता, सेल के लिए वॉश्ड हो चुका है, वो लाइसोसोम्स के अंदर चला जाता है और अपने आप ही क्या कर देता है? ख़त्म कर देता है, खुद को ख़त्म कर देता है। विच ब्रेक कम्प्लेक्स सब्सटेंस इनटू सिंपलर सब्सटेंस। लाइसोसोम्स क्या करता है? किसी भी कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपलर सब्सटेंस में ब्रेक कर देता है। इसी प्रोसेस को तो बोलते हैं डाइजेशन। लाइसोसोम्स आर एबल टू डू दिस बिकॉज दे कंटेन powerful digestive enzyme capable of break down all organic material during the disturbance in cellular metabolism। अगर कोई भी ऐसा पार्टिकल्स है जो सेलुलर के काम में टांग अड़ा रहा है, सेल के काम में टांग अड़ा रहा है, मतलब उसके काम को डिस्टर्बेंस कर रहा है, तो लाइसोसोम क्या करेगा? उसको अपने अंदर रखेगा और उसका काम तमाम कर देगा। आगे देखिए, इसका कुछ एग्जांपल्स है, ठीक है। व्हेन द सेल गेट्स, यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट होने वाली है। When the cell get damaged, lysosomes may burst and the enzyme digest their own cell, therefore lysosomes also known as suicide bags। मतलब जब सेल क्या होता है? डाइजेस्ट हुआ होता है, सॉरी यहाँ पे देखिए, जब सेल डैमेज हो जाता है, आई मीन सेल बूढ़ा हो जाता है या फिर उसे चोट लग जाती है, अब वो किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं होता, दूसरे सेल्स के लिए प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है, तो क्या करता है सेल? अपने ही अंदर के लाइसोसोम जो उसका ऑर्गेनल है,
जो एक बैग है जिसके अंदर काफ़ी पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट है। सेल क्या करेगा, उस बैग को पूरी तरह से ब्रस्ट कर देगा, फोड़ देगा, जिसके अंदर से सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स सेल के साइटोप्लाज्म में घुल जाएगी और सेल खुद को ही डाइजेस्ट कर लेगा, मतलब खुद को ही मार देगा, सुसाइड कर लेगा। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग भी कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर ऑफ सेल। सुना तो होगा इसका नाम, बहुत ही फेमस है ये। माइटोकॉन्ड्रिया सेल का पावर हाउस होता है क्योंकि यहाँ पे क्रिएट होता है इलेक्ट्रिसिटी। ये समझने की गलती मत कीजिएगा क्योंकि इसमें होता है एनर्जी का फॉर्मेशन। एनर्जी क्या काम करती है, सेल को फंक्शन करने में हेल्प करती है, सेल को पावर देती है, सेल के ऑर्गेन्स को पावर देती है ताकि वो अपना काम अच्छे से करता रहे। अच्छा, आप लोग बताइए, क्या आपकी बॉडी बिना एनर्जी की काम कर पाएगी? नहीं ना, तो सेल को भी तो एनर्जी चाहिए, जो फॉर्मेशन कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया हैव 2 मेम्ब्रेन कवरिंग। ऐसा ही कुछ मैंने पहले भी बताया था। कौन से ऑर्गेनल्स के पास 2 मेम्ब्रेन्स होता है कवर करने के लिए? न्यूक्लियस के पास। तो देखिए, द आउटर मेम्ब्रेन इज पोरस while the inner membrane is deeply folded। बाहर का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लेन और पोरस होता है, और जो अंदर का मेम्ब्रेन होता है वो क्या होता है, डीपली फोल्डेड होता है। कुछ ऐसा ही होता होगा ना, मैं दिखाती हूँ, अगर बन जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, ऐसा ही होता है माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। बाहर का लेयर प्लेन होता है, पोरस होता है, और इनर लेयर क्या होता है, फोल्डेड होता है। यहाँ पे दिख रहा है ना, ऐसे फोल्डेड है, तो इनर लेयर ऐसे ही फोल्डेड होता है। आपको समझ में आ गया माइटोकॉन्ड्रिया का स्ट्रक्चर। तो देखते हैं अब एनर्जी का फॉर्मेशन किस तरह होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एनर्जी का फॉर्मेशन यहाँ पे लिखा क्या गया है, outer membrane is porous while inner membrane is deeply folded. This folded increase surface area for ATP generating chemical reaction। ये फोल्डेड एरिया क्या करता है, सरफेस एरिया को बढ़ाता है, जिससे कि जहाँ पे ATP का फॉर्मेशन आसानी से हो सके। अब ये ATP कौन सी चीज़ है कंफ्यूजन आप लोगों को? ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। ऑफ कोर्स इंडिया की करेंसी रुपीज़ होती है, तो एनर्जी की भी तो कुछ करेंसी होनी चाहिए, कुछ यूनिट होनी चाहिए जिसमें इतना एनर्जी बना हमको पता चले। आप पैसा कमाओगे तो बोलोगे 100 रुपया कमाया, 1000 रुपया कमाया, लाख रुपया कमाया। रुपया यूज करते हो कि नहीं? तो 2 ATP बना, 3 ATP बना, 4 ATP बना, तो ATP इज द करेंसी ऑफ एनर्जी। अंडरस्टूड? तो देखिए क्या लिखा गया है, The energy required for various chemical activities needed for life is released by mitochondria in the form of ATP। एनर्जी लाइफ के अलग अलग एक्टिविटीज़ के लिए यूजफुल है, और माइटोकॉन्ड्रिया ATP के फॉर्म में एनर्जी का फॉर्मेशन करते हैं। ATP का फुल फॉर्म होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। ATP इज नोन एज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। द बॉडी यूज एनर्जी स्टोर इन ATP फॉर मेकिंग न्यू केमिकल कंपाउंड्स एंड फॉर मैकेनिकल वर्क। बॉडी एनर्जी को ATP के रूप में स्टोर करती है और न्यू केमिकल कंपाउंड को बनाती है मैकेनिकल कामों के लिए। माइटोकॉन्ड्रिया organelles strange organelles in the sense they have their own DNA and ribosome, therefore mitochondria are able to make some of their own proteins। माइटोकॉन्ड्रिया एक बहुत ही स्ट्रेंज ऑर्गेनेल्स है क्योंकि उसके पास खुद का DNA है और खुद का राइबोसोम्स है, और वो खुद की प्रोटीन खुद ही बनाती है। अब हम पढ़ेंगे प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड क्या होता है? Plastids are present only in plant cells. There are 2 types of plastid, chromoplast and leucoplast. Chromoplasts containing the pigment chlorophyll are known as chloroplast। तो देखिए, प्लास्टिड होता है 2 टाइप्स के, कौन कौन सा? क्रोमोप्लास्ट, वंस अगेन ये है क्रोमोप्लास्ट। दूसरा होता है ल्यूकोप्लास्ट, दूसरा होता है
ल्यूकोप्लास्ट, one second, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। अब देखिए, क्रोमोप्लास्ट में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, इसको इसीलिए क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट आर इम्पॉर्टेंट फॉर फोटोसिंथेसिस इन प्लांट, क्योंकि क्लोरोफिल ही तो सन रेज को अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। क्लोरोफिल के हेल्प से ही लाइट एब्जॉर्ब होती है, जिससे कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है। क्लोरोप्लास्ट ऑल्सो कंटेन वेरियस येलो और ऑरेंज पिगमेंट इन एडिशन टू क्लोरोफिल। क्लोरोप्लास्ट में काफ़ी सारे अलग अलग पिगमेंट्स भी होते हैं। क्लोरोफिल के साथ साथ येलो और ऑरेंज कलर के भी कुछ पिगमेंट्स प्रेजेंट होते हैं किसी किसी प्लांट्स में। आगे ल्यूकोप्लास्ट आर प्राइमरी ऑर्गेन्स इन विच मटेरियल सच एज स्टार्च, ऑयल एंड प्रोटीन ग्रेन्यूल्स आर स्टोर्ड। ल्यूकोप्लास्ट एक प्राइमरी ऑर्गेन्स है जिसमें स्टार्च, ऑयल्स एंड प्रोटीन स्टोर होता है। अब देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। द इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द क्लोरोप्लास्ट कंसिस्ट ऑफ न्यूमरस मेम्ब्रेन लेयर्स एम्बेडेड इन अ मटेरियल कॉल्ड स्टोरमा। क्लोरोप्लास्ट के इंटरनल लेयर में कैसा होता है, बहुत सारे मेम्ब्रेन्स लेयर होते हैं जिसको एक दूसरे के साथ धसे हुए होते हैं, एम्बेडेड होते हैं, जो स्टोमा कहलाता है। दीज आर सिमिलर टू माइटोकॉन्ड्रिया, लगभग माइटोकॉन्ड्रिया के जैसा ही होता है, जिसके अंदर की फोल्डेड टाइप का लेयर था ना, वैसे ही कुछ लेयर होता है। इन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड ऑल्सो हैव देयर ओन डीएनए राइबोसोम्स। और एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फॉर्म सेम होता है, प्लेन होता है, और क्लोरोप्लास्ट के पास भी उसका खुद का राइबोसोम्स और डीएनए होता है, और वो खुद का प्रोटीन खुद ही बनाता है। आगे हम पढ़ेंगे वैक्यूल्स के बारे में। वैक्यूल्स आर स्टोरेज सेल्स फॉर सॉलिड और लिक्विड कंटेंट्स। सेल में जो वैक्यूल्स होता है वो क्या करता है, सॉलिड और लिक्विड चीज़ों को स्टोर करता है। वैक्यूल्स आर स्मॉल साइज इन एनिमल्स, स्मॉल साइज इन एनिमल सेल में वैक्यूल का साइज स्मॉल होता है, प्लांट सेल में एनिमल का वैक्यूल का साइज बड़ा होता है। सेंट्रल वैक्यूल ऑफ सम प्लांट सेल ऑक्यूपाई 50-90% ऑफ सेल वॉल्यूम। प्लांट सेल के में कुछ ऐसे वैक्यूल्स होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि पूरे सेल के 50 से 90% जगह को घेर लेता है, बाकी 10% जगह में सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट होते हैं। कौन से सेल में, प्लांट सेल में। और एनिमल सेल का वैक्यूल्स क्या होता है, छोटा होता है। In plant cell, vacuoles are full of cell sap and provide turgidity and rigidity to cell. Plant cell में vacuoles क्या करता है, प्लांट को टर्जिडिटी और रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। मेनी सब्सटेंस ऑफ इम्पॉर्टेंट इन लाइफ ऑफ प्लांट सेल आर स्टोर इन वैक्यूल्स। जो चीज़ें प्लांट सेल की लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है वो चीज़ें वो वैक्यूल्स में क्या करता है, स्टोर करता है। दिस इंक्लूड अमीनो एसिड, शुगर, वेरियस ऑर्गेनिक एसिड, सम प्रोटीन्स। जिसमें क्या क्या आता है, कुछ अमीनो एसिड, कुछ शुगर, काफ़ी टाइप के अलग अलग टाइप के एसिड्स होता है, कुछ प्रोटीन्स होता है। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा द फूड वैक्यूल कंटेन फूड आइटम दैट इज अमीबा हैज कंज्यूम्स। अमीबा के अंदर भी कुछ एक वैक्यूल्स हो, जिसको हम फूड वैक्यूल्स कहते हैं, जिसके अंदर वो फूड आइटम्स को एब्जॉर्ब मतलब स्टोर करके रखता है। सम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म स्पेशलाइज्ड वैक्यूल आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल्स इन एक्सपेलिंग एक्सेस वाटर एंड सम वास्ट फ्रॉम द सेल। तो यह क्या करता है, वैक्यूल बहुत इंपॉर्टेंट रोल परफॉर्म करता है किसमें, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में, जो क्या करता है, एक्सेस वाटर को बाहर निकालने में हेल्प करता है और वास्ट प्रोडक्ट को भी बाहर निकालने में हेल्प करता है। कौन हेल्प करता है, वैक्यूल हेल्प करता है। Each cell thus acquires its structure and ability to function because of these organizations of its membrane and organelles in a specific way. अलग अलग सेल क्या करता है, उसका अलग अलग एबिलिटी होती है, अलग अलग स्ट्रक्चर्स होती है, और वो क्या करता है, बिकॉज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेम्ब्रेन ऑर्गेनाइज इन द स्पेसिफिक वे, क्योंकि उसके अलग अलग तरीके से उस मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन होता है। द सेल थर्स हैज बेसिक स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन, तो सेल का कुछ बेसिक स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होता है सारे सेल्स का। दिस हैव टू परफॉर्म द फंक्शन लाइक रेस्पिरेशन, ऑब्टेनिंग न्यूट्रिशन, क्लियरिंग ऑफ द वास्ट मटेरियल और फॉर्मिंग द न्यू प्रोटीन्स। तो सेल के कुछ बेसिक्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो सेल को रेस्पिरेशन करने में और न्यूट्रिशन को ऑब्टेन करने में, वास्ट मटेरियल को क्लियर करने में हेल्प करता है। द सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चर यूनिट लिविंग ऑर्गेनिज्म, इज ऑल्सो बेसिक यूनिट द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल क्या होता है, सेल्स क्या लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक फंडामेंटल स्ट्रक्चर होता है और इसे बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ भी कहते हैं।
नेक्स्ट दिया गया है सेल डिवीजन के बारे में। न्यू सेल्स फॉर्मेशन होता है सेल डिवीजन की प्रोसेस के द्वारा। तो देखिए यहाँ पे क्या बताया गया है, न्यू सेल आर फॉर्मेड इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑर्डर टू ग्रो टू रिप्लेस ओल्ड डेड एंड इंजर्ड सेल। न्यू सेल्स ग्रो होता है और रिप्लेस कर देता है पुराने सेल को और मरे हुए सेल को या फिर इंजर्ड सेल को न्यू सेल आके रिप्लेस कर देता है। एंड टू फॉर्म गैमेट रिक्वायर फॉर द रिप्रोडक्शन, और जब रिप्रोडक्शन का टाइम आता है तो गैमेट भी फॉर्मेशन होता है न्यू सेल्स के द्वारा। द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन। जिस प्रोसेस के द्वारा न्यू सेल का फॉर्मेशन होता है उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेल डिवीजन्स। सेल डिवीजन्स टू टाइप का होता है, माइटोसिस एंड मियोसिस। द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीजन बाय विच मोस्ट ऑफ सेल डिवाइड और ग्रोथ इज कॉल्ड माइटोसिस। जिस प्रोसेस के द्वारा ज़्यादा सेल ग्रोथ होती है उस प्रोसेस को बोलते हैं माइटोसिस। इन दिस प्रोसेस इज सेल कॉल्ड मदर सेल्स। और इस प्रोसेस में हर एक सेल को क्या कहते हैं, मदर सेल कहते हैं। मतलब जो सेल डिवाइड कर रहा है, मतलब जिस सेल से नया सेल बन रहा है, जो सेल नए सेल को बना रहा है उस सेल को तो हम मदर सेल ही कहेंगे, इसलिए यहाँ पे मदर सेल लिखा गया है। तो देखिए आगे क्या है, यहाँ पे ये दिया फिगर है माइटोसिस का प्रोसेस। ये कौन सा प्रोसेस दिखाया गया, यहाँ पे माइटोसिस का प्रोसेस दिखाया गया है। यहाँ पे ये माइटोसिस के प्रोसेस को दिखाया गया है। एक सेल से दो अलग अलग सेल बन रहा है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हर एक क्रोमोसोम पेयर्स में है और यहाँ पे क्रोमोसोम्स क्या है, पेयर में नहीं है, यहाँ पे क्रोमोसोम सिंगल है। तो मदर सेल डिवाइड टू फॉर्म टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। मदर सेल डिवाइड करके दो सेम आइडेंटिकल मतलब ट्विन सेम दिखने वाले डॉटर सेल्स को प्रोड्यूस करता है। डॉटर सेल हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम ऑफ एज मदर सेल्स। और डॉटर सेल्स के पास मदर सेल के जैसा ही क्रोमोसोम्स का नंबर सेम होता है। इट हैव टू ग्रोथ एंड रिपेयर टू टिश्यू इन ऑर्गेनिजम्स। और इस प्रोसेस में नए सेल्स डेवलप होकर ऑर्गेनिजम्स के टिश्यू को और ऑर्गेनिजम्स के बॉडी को ग्रोथ और टिश्यूज़ को रिपेयर करने में हेल्प करता है। कौन से प्रोसेस के द्वारा, सेल डिवीजन के प्रोसेस के द्वारा। Specific cells of reproductive organs or tissue in animal and plant divide to form gametes, which is called fertilization, give rise to offspring. They divide different process called meiosis, which involve two constitutive divisions. और एक और प्रोसेस है, टाइप होता है जिसको बोलते हैं, एक होता है मियोसिस, दूसरा होता है माइटोसिस। तो ये हुआ हमारा माइटोसिस। अब हम देखेंगे मियोसिस को। तो मियोसिस एक स्पेसिफिक सेल्स का डिवीज़न होता है, जो स्पेसिफिक कुछ ऐसे स्पेशल सेल्स होते हैं जो मियोसिस के प्रोसेस के द्वारा ही डिवाइड होता है। तो देखिए कैसे डिवाइड होता है, यहाँ पे बताया गया है, when cell divide by meiosis it produce 4 new cells instead of just 2। तो जब meiosis के प्रोसेस के द्वारा जब सेल डिवाइड होता है, ये 2 के जगह 4 नए सेल्स बनते हैं। द न्यू सेल ओनली हैव हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। और उन नए सेल्स के पास मदर सेल्स के में अगर 4 होगा, मदर सेल्स में अगर 4 क्रोमोसोम्स होंगे तो उसके डॉटर जो 4 सेल बनेगा उसमें कितने होंगे, 2, उसमें होगा 2 क्रोमोसोम्स होगा। मतलब अगर मदर सेल में 4 क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में कितने 4 डिवाइड होंगे, 2 के जगह 4 सेल्स बनेंगे और इन चारों सेल्स में कितने क्रोमोसोम्स होंगे, 2 क्रोमोसोम्स होंगे। कैन यू थिंक सो एज टू वाई द क्रोमोसोम्स नंबर हैज रिड्यूस्ड हाफ इन डॉटर सेल्स। तो क्या पता है, आपको पता है, क्या बता सकते हैं, जान सकते हैं कि ऐसा क्यों होता है, मदर सेल का क्रोमोसोम्स हाफ नंबर डॉटर सेल में क्यों हो जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर हम अपने लेक्चर में देंगे। अगर आप क्यूरियस है जानने के लिए और एनसीईआरटी की सॉल्यूशन को भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और थोड़ा सा सपोर्ट भी कर दीजिए। थैंक यू सो मच। तो ठीक है, अब हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।